दोस्तों ये बात किसी से छिपी नहीं है कि फ्रांस वेस्टर्न अफ्रीका में आज भी अपने नियो कॉलोनियल मैकेनिज्म के द्वारा अपने साम्राज्य को फैला रहा है। अब दोस्तों इस साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कारण क्या है दोस्तों? ये अंत के कगार पर आ गया है। अब देश कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो फ्रांस से अपना पलड़ा छुड़ा रहे हैं और साथ ही साथ एक वो नई अलायंसेस भी बनाना शुरू कर चुके हैं। इसी में अगर आप देखें तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर ये वो देश हो गए हैं जो कि नेटो जैसा डिफेंस पैक्ट साइन कर लिए हैं, यानी कि कोई भी देश यदि एक पे अटैक करता है तो बाकी दो देश भी मिलकर उसके साथ जंग करेंगे। और दोस्तों इसके साथ फ्रांस के लिए जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है और अब आप कह सकते हैं अफ्रीका रियल सेंस में आजाद होने वाला है। अफ्रीकन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो रही है। अब दोस्तों अगर आप इसको न्यूज के टर्म्स में देखें तो न्यूज बड़ी सिंपल सी है कि जो मिलिट्री जनता है माली में, नाइजीरिया में, बुर्किना फासो में, इन सब ने सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया है। पर दोस्तों इसका कितना इंपॉर्टेंस है? क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट पहल है? कैसे अफ्रीकन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो रही है? क्या इसमें रशिया का एंगल है? इन सब आयामों को आइए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं और इसको जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो 1914 में इस प्रकार से अफ्रीका में अलग अलग कॉलोनीज हुआ करते थे। यहाँ पे आप जो इस रंग में देख रहे हैं दोस्तों ये है फ्रांस की कॉलोनीज। आप इसमें देख सकते हैं पश्चिमी अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, इन सभी इलाकों में फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। बाकी यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। अब दोस्तों हुआ क्या, ये सब धीरे धीरे आजाद होते गए। 1960 तक आजाद हुए, कहने के लिए आजाद हुए। और उसके बाद अलग अलग देश आप देख सकते हैं यहाँ पे बन चुके हैं। ये सभी के सभी फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज हैं और इन सब का अगर आप देखें तो अलग अलग ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस भी आपको देखने मिल रहा है। इसी में अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, मोरक्को, मॉरिटानिया, अलग अलग देश हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेडागास्कर से लेके जिबूती से लेके बहुत सारे देश आपको देखने मिल रहे हैं। अब दोस्तों वैसे तो कहने को ये आजाद हो गए, लेकिन फ्रांस में हुआ यूं कि वहां पे अगर आप देखें तो एक प्रकार का नियो कॉलोनियल प्रैक्टिस चलता था। क्या चलता था अभी आपको समझाऊंगा, पर उससे पहले हम आगे बढ़े। दोस्तों ये जो सारे देश हैं जो कि फ्रांस के कॉलोनीज हैं, इन सब में आप देखें तो रिसेंटली काफी ज्यादा आप देखें तो कू हुए हैं। माली में अगर आप देखें तो 2021 में हुआ है। वैसे ही आप देखें चड में अगर आप देखें तो वहां पर भी 2021 में यहाँ पे कू हुआ है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। सूडान में भी दोस्तों 2021 में हुआ है। बुर्किना फासो में 2022 में कू हुआ है, जो यहाँ पर ये एक देश आप देख पा रहे होंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो नाइजर में 2023 में कू हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कू रहा है। कहीं ना कहीं इसमें रशियन कनेक्शन देखने मिल रहा है। और फाइनली रिसेंट कू है, कुछ दिन पहले हुआ है, ये हुआ है यहाँ पे मौजूद गैबोन में। अगर आप इस मैप में देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो मौजूद देश है, आप छोटा सा देश यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज गैबोन। तो गैबोन में भी अभी रिसेंटली कू हुआ है। और इस तरीके से आप देखें तो ये सारे के सारे फ्रांस के फॉर्मर कॉलोनीज हैं मोस्टली, जहां पे आपको कू देखने मिल रहा है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो ये सभी के सभी रिसोर्स रिच रीजन भी हैं। कहीं पर गोल्ड भर भर के है, तो कहीं पे यूरेनियम भर भर के है, तो कहीं पे तेल भी है। तो ये सभी चीजें हैं जो कि फ्रांस की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के लिए भी। तो अब दोस्तों आइए सबसे पहले फ्रांस के नियो कॉलोनियलिज्म को समझते हैं। कैसे फ्रांस, कहने को तो इनको आजाद कर दिया, लेकिन आज भी इनका शोषण करता आया है। कॉलोनियल प्रैक्टिसेस खत्म नहीं हुए हैं। तो दोस्तों एक टर्म है फ्रांकफ्रीक, जिसका मतलब होता है दोस्तों फ्रांस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका। ये दोस्तों नियो कॉलोनियल रिलेशनशिप बिटवीन फ्रांस और उसकी अफ्रीका में मौजूद फॉर्मर कॉलोनीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों फ्रांस के जितने भी फॉर्मर कॉलोनीज रहे हैं, फ्रांस आज भी उन देशों के कई अफेयर्स को संभालता है। इनफॉर्मली अगर आप देखें तो उनके डिफेंस से लेके उनका फॉरेन अफेयर से लेके सबको मैनेज करता है। उनकी इकोनॉमी तक को अगर आप देखें तो फ्रांस मैनेज करता है। फ्रांस आज भी वहां पे मिलिट्री ट्रूप्स डिप्लॉय करके रखता है। अगर आप देखें तो रिसेंट की बात है, यहाँ पे ऑपरेशन बरखान हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं फ्रांस ने मिलके G5 साहेल कंट्रीज थे, जिसमें बुर्किना फासो, चड, माली, मॉरिटानिया, नाइजर और बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी थे, जो कि मिलके इस प्रकार से अल कायदा और अलग अलग जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रांस इस प्रकार से इतने सारे यहाँ पे अपने बेसिस बना के रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो नाइजर ऐसा देश है जहां पे आप देखें तो एयरफोर्स बेस भी रहा है। और ये सब अगर आप देखें तो नियामे में रहा है इसका, जहां पे आप देखें तो यूएस भी और फ्रेंच बेसेस भी हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पे कई बेसेस भी हैं फ्रांस के, जिसमें कुछ परमानेंट बेस हैं तो कुछ प्रोविजनल बेसेस हैं। अब इसमें एक बात देखिए, हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही नाइजर में कू हुआ है रिसेंटली, वहां पे प्रोटेस्टर सड़क पर आ गए। उन्होंने कहा फ्रेंच ट्रूप्स वापस जाएं, उनको अब डिप्लॉय करके नहीं रखेंगे। वहीं परसों का न्यूज है, मैक्रोन कह रहे हैं कि जो फ्रेंच एम्बेसडर नाइजर में मौजूद थे उनको हॉस्टेज बना के रखा गया है नाइजर में, उनको खाना तक नहीं मिल रहा, मिलिट्री राशन से उनका खाना आ रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें तो जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं। पर दोस्तों यहाँ पे अब समझते हैं, एक तरीका तो नियो कॉलोनियलिज्म फ्रांस की क्या है, यहाँ पे मिलिट्री बेसिस की तरह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन मिलिट्री बेसिस है तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो इकोनॉमिक गेन होगा, जिसलिए ये सब तामझाम रखा गया है। तो वो तामझाम क्या रखा गया है आपको बताता हूं दोस्तों। यहाँ पे जो करेंसी चल रही है दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, जिसको CFA भी कहते हैं दोस्तों, ये 14 देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये देश अगर आप देखें तो वेस्ट अफ्रीका में भी मौजूद है, और यहाँ पे आप जो डार्क कलर में देख रहे हैं सेंट्रल अफ्रीका में भी मौजूद हैं। तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज भी आपको देखने मिल रहे हैं। इन टोटल 14 कंट्रीज हैं, जिसमें नाइजर भी है, जिसमें गैबोन भी है, और बहुत सारे माली, बुर्किना फासो, अलग अलग देश आपको देखने मिलते हैं। ये सभी के सभी CFA फ्रैंक करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब खासियत क्या है जानिए, इन देशों का को अगर आप देखें तो जो करेंसी रिजर्व है उसका आधा हिस्सा उनको बैंक डी फ्रांस में स्टोर करके रखना पड़ता है। जैसे इंडिया का RBI सेंट्रल बैंक है, वैसे ही फ्रांस का जो सेंट्रल बैंक है उसमें जमा करवाना पड़ता है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांस अलग अलग इन्वेस्टमेंट करता है अपने देश में, ऐसा इनका आरोप है कि आप हमको बहुत ही नॉमिनल सा इंटरेस्ट रेट देते हैं और जबरदस्ती हमसे 50% तक का, आप अगर देखें तो 50% ऑफ करेंसी रिजर्व जबरदस्ती हमारे वहां पे जमा करवाते हैं, जो कि गलत है। उनका कहना है कि इस प्रकार से फ्रांस उसका इस्तेमाल भी कर रहा है उन पैसों का, और एक प्रकार का ये कॉलोनियल टैक्स है, ऐसा इनका कहना है। इसके सिवा अगर आप देखें तो CFA फ्रैंक, इनकी बात करें इस करेंसी की, तो ये यूरो पे पेग्ड है कि 1 यूरो इतना तो CFA फ्रैंक उसका इतना होगा। तो इस प्रकार से पेग्ड है। कई अफ्रीकन कहते हैं ये जो मैंडेटरी डिपॉजिट है, जो फ्रांस में पैसा भेजा जाता है, ये एक प्रकार का कॉलोनियल टैक्स है जो कि फ्रांस हम पर या फिर अफ्रीका पर लगा रहा है। और अफ्रीकन प्रेसिडेंट्स आए दिन जब भी आते हैं तो वो इन सब्जेक्ट्स को छूते ही नहीं है, अगर उनको जान बचानी है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना, अफ्रीका में कई मिलिट्री लीडर्स जो रहे हैं, डिक्टेटर्स रहे हैं, रूलर्स रहे हैं, जो कि रातों रात मारे जाते हैं। इनको मारने वाला कौन होता है पता नहीं चलता, लेकिन उनके पीछे एक कनेक्शन होता है। कारण क्या होता है, वो इन सब्जेक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे। मिलिट्री बेसिस नंबर 1, नंबर 2 फाइनेंसेस, नंबर 3 ये जो बैंक डी फ्रांस है उसमें कितना % जमा करवाया जाए, 50% से कम करने की जहां बात की, अगले दिन लीडर ही गुजर जाता है। वैसे ही अगर आप देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जो भी छेड़छाड़ करता है कि फ्रांस के कंपनीज को नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करने देगा, वो लीडर भी मर जाता है। तो यानी कि हर लीडर को जैसे ही वो इन देशों में प्रेसिडेंट बनता है, उसको मालूम होता है फ्रांस के इंटरेस्ट के साथ छेड़छाड़ ना करो, अगर तुम छेड़छाड़ करोगे तो कहीं ना कहीं तुम नहीं बचोगे। तो इस प्रकार से इनफॉर्मल प्रेशर बना के रखा है। कहने को BBC वगैरह में आप देखेंगे वो कहेंगे ये तो वॉलंटरी है, 50% जमा नहीं करवाएगा तो कुछ नहीं होता है, आपको CFA फ्रैंक करेंसी यूज करना है, ये तो वॉलंटरी है। लेकिन ये सब सिर्फ BBC की कहने वाली बातें हैं। वास्तविकता तो ये है, जो भी छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है वो प्रेसिडेंट गिर जाता है, या फिर उस रिजीम को आउटलॉर्ड घोषित करवा दिया जाता है कि ये तो आउटलॉर्ड है, ये तो प्रॉपर रिजीम नहीं है, इनवैलिड रिजीम है। अब दोस्तों इन इलाकों में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं माली में गोल्ड है, नाइजर में गोल्ड भी है, यूरेनियम भी है। वैसे ही आप देखें तो अलग अलग देशों में यहाँ पे ऑयल का भंडार है, आयरन का भंडार है। तो ये सारे रिसोर्सेज कभी फ्रांस को आवश्यकता होती है। फ्रांस अगर आप देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, और उसमें नाइजर से आने वाला यूरेनियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। तो अब नया क्या हुआ है दोस्तों, ये तो कारण आप समझे बैकग्राउंड कि क्या हुआ है अब तक, क्यों किस प्रकार से फ्रांस इन देशों का शोषण कर रहा है। अब आपको मैं समझाता हूं नया क्या हुआ है। दोस्तों अगर आप नया की बात करें ना तो मिलिट्री जनता क्या होती है बेसिकली दोस्तों, मिलिट्री कू जब होता है, एक सरकार है ना, उसमें मिलिट्री शासन आ जाए, सरकार को गिरा दे, तो उस गवर्नमेंट को कहते हैं मिलिट्री जनता।
तो मिलिट्री जनता जो माली की है, नाइजर की है, बुर्किना फासो की है। सिंपल शब्दों में कहूं तो इस वक्त जो माली, नाइजर, बुर्किना फासो में जो सरकार है, जो कि मिलिट्री के द्वारा रन की जा रही है, वो सरकार ने एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, यानी फ्रांस यदि वहां पे एक्सटर्नल एग्रेशन करता है या फिर रिबेलियन होती है ना अंदर में, तो हम सब एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, मदद करेंगे। इसी को नाम दिया गया है अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। ये सारे देश जो आप देख रहे हैं दोस्तों, दीज आर दी साहेल कंट्रीज, जो आप यहां पे देख रहे हैं इस प्रकार से। तो अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स है, और इसका पर्पस क्या है कि एक कलेक्टिव डिफेंस अग्रीमेंट बनाया गया है, एक दूसरे के मदद के लिए खड़े होंगे, जैसे नेटो के लिए खड़े होते हैं। तो कौन कौन से देश है दोस्तों, ये माली, नाइजर और यहाँ पे मौजूद है बुर्किना फासो। तीनों के तीनों अगर आप देखें तो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, रिसोर्स रिच कंट्री हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, अगर आप देखें ना तो इसका फ्रांस से कनेक्शन है। ये तीनों के तीनों देश G5 साहिल अलायंस का कभी हिस्सा हुआ करते थे। इसके सिवा, इन तीनों के सिवा चड और मॉरिटानिया भी हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं ये रहा मॉरिटानिया, और यहाँ पे आप देखें तो चड, और बाकी यही तीन देश है, माली, नाइजर, बुर्किना फासो। ये 5 के 5 G5 साहिल फोर्स बनाया करते थे, साहिल अलायंस ज्वाइंट फोर्स बनाया था। किसके खिलाफ ज्वाइंट फोर्स बनाया गया था, यहां पर दोस्तों टेररिज्म की आग फैल रखी है, स्पेशली अगर आप देखें तो माली वाले रीजन में। दोस्तों यहाँ पे टेररिज्म क्यों फैला, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आप देखें तो यूरोपियंस ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों यहाँ पे जो रहते हैं ये टुआरेग पीपल हैं, आपने शायद इस कपड़े में लोगों को देखा होगा। तो दीज आर दी टुआरेग पीपल। तो हिस्टोरिकली टुआरेग अल्जीरिया, लिबिया, माली, नाइजर में आपको देखने मिलते हैं। वापस से इस मैप में दिखाता हूं तो यही वाला रीजन है, माली, नाइजर, और यहां पे अगर आप देखें तो ऊपर में आ जाता है अल्जीरिया, और साथ में ही ऊपर में लिबिया। तो ये जो रीजन रहा है, यहाँ पे टुआरेग रहे हैं। पर दोस्तों अफ्रीका का इस प्रकार से आप देख रहे हैं सीधा सीधा बॉर्डर बनाया गया है, ये यूरोपियंस ने बनाया, आपस में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिवाइड कर लिया। ये लाइन खींचा यूरोप में बैठ के मैप में कि इतना हिस्सा फ्रांस का, ये 13, ये जर्मनी, ये ब्रिटेन, और इस प्रकार से अंदर में किस प्रकार से कल्चरली अलग अलग लोग मौजूद हैं, उसकी कभी इन लोगों ने कदर ही नहीं की। तो इस वजह से टुआरेग्स इतने बड़े इलाके में तो रहते हैं, लेकिन इनका कोई देश नहीं बना। तो इसलिए माली में इन टुआरेग्स ने जो रूलिंग रिजीम था वो सत्ता गिरा के पावर ले लिया था। फिर माली के जो रूलिंग रिजीम उस वक्त हुआ करते थे, उन्होंने फ्रेंच को बुला लिया था कि आओ मदद करो, वरना ये टुआरेग्स पावर में आ जाएंगे। और ये जो टुआरेग्स थे ये बिल्कुल हार्ड लाइन इस्लामिक रिजीम फॉलो कर रहे थे। और वही अगर आप देखें तो बाद में वेस्टर्न कंट्रीज ने इन्हीं को नाम दे दिया, क्या वाला, तो आप अगर देखें तो देवर कॉल्ड एज अल कायदा, और अलग अलग नाम से इनको बुलाना शुरू किया गया कि दे आर इस्लामिक हार्डलाइनर्स, दे आर टेररिस्ट्स, और ये फॉलोइंग फलाना फलाना ग्रुप से एफिलिएटेड है। तो अब दोस्तों इसके लिए G5 साहिल अलायंस ज्वाइंट फोर्स बना, जिसका पर्पस था इस प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना था। अब दोस्तों फ्रांस के जो रिश्ते हैं एक टाइम में बड़े मधुर थे, साथ में आतंकवाद के लिए लड़ा करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, ये रिश्ते खराब होने लगे। कारण क्या है दोस्तों, इन देशों में कू होने लग गया। किन किन देशों में, अभी आपको बताया मैंने, जैसे यहाँ पे माली, नाइजर, बुर्किना फासो, इन सारे देशों में कू होने लग गया। और इसके बाद रिसेंटली अगर आप देखें तो नाइजर में भी कू हो चुका है। और नाइजर में जब से कू हुआ है तब से आसपास के जो बाकी देश हैं उन्होंने एक ग्रुपिंग बनाया हुआ है, क्या नाम है, इकोवास। अगर आप देखें दोस्तों तो ये सारे इकोनॉमीज इकोवास इकोनॉमी हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इकोवास ग्रुप हैं। इनमें से माली, नाइजर, बुर्किना फासो और यहाँ पे गिनिया, ये सारे देश अगर आप देखें तो इससे सस्पेंड कर दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि ये सब मिलके फ्रांस के साथ एक ग्रुप बनाए थे इकोवास। ये सब का सब पूरा ग्रुप जो था ये प्रो फ्रांस ग्रुप था, और इसके द्वारा फ्रांस अपना कंट्रोल बना के रखा था इस रीजन में। फिर इन देशों में कू होता है, सरकार बदल जाती है, ये कहते हैं कि अब तो हम फ्रांस की मानने से रहे, वहां पे पैसे जमा करवाने से रहे, उसका करेंसी यूज करने से रहे, तो ये सारे देश को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिनमें मैंने स्टार लगा दिया है। पर आज भी बाकी देश अगर आप देखें जो डार्क ग्रीन में आपको देखने मिल रहे हैं, वो आज भी इकोवास के मेंबर्स हैं। और उन लोगों ने कहा, नाइजर को धमकी दी, तुम्हारा जो सरकार तुमने बदल दी है, मिलिट्री जनता को कहा हम तुम्हारे खिलाफ कूच करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ चढ़ाई करेंगे, क्योंकि तुम कहीं से भी अगर आप देखो तो
तुम वैलिड रिजीम नहीं हो, जो पिछला प्रेसिडेंट है उसको वापस पावर में बैठाओ। मिलिट्री को कहा हटो, यहाँ पे हम तुम्हारा कू को बर्दाश्त नहीं करने वाले। फ्रांस ने भी काफी मेहनत किया, जाके यूएस के पैर वैर पकड़े कि साहब नेटो को लगा देते हैं नाइजर के खिलाफ और बाकी देशों के खिलाफ। अमेरिका कहा कि अब तो ये सब हम करने से रहे, ऑलरेडी हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, तुम अपना प्रॉब्लम खुद संभालो, इसका यूरेनियम तुम यूज करते हो, तुम जानो कैसे इससे निपटना है। अब जाहिर सी बात है, बिना नेटो सपोर्ट के, बिना यूएस सपोर्ट के फ्रांस करे तो करे क्या। इकोवास भी बस धमकी दे रहा है और कुछ हो नहीं पा रहा है। वही अगर आप देखें तो यहाँ पे इकोवास ने इनको थ्रेटन कर दिया और इसके बाद माली और बुर्किना फासो ने पहले ही कह दिया इकोवास को, अगर तुम इस प्रकार से यहाँ पे कूच करोगे तो हम भी इनके साथ, किसके साथ, नाइजर के साथ मिल के लड़ेंगे, है ना। ये माली और बुर्किना फासो ने कहा कि हम भी नाइजर के लिए सपोर्ट में लड़ेंगे, साथ में आ जाएंगे और फिर देखते हैं कौन क्या करता है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो दोस्तों अफ्रीका में रिवॉल्यूशन का फेज स्टार्ट हुआ है। पर दोस्तों आप कहेंगे सर अफ्रीका में कू तो नॉर्मल सी बात है, ये देखिए कितनी बार कू हुआ है, जितना कलर डार्क है उतनी ज्यादा बार कू हुआ है पिछले कुछ दिनों में। 9 बार कू हुआ है कुछ कुछ देशों में, बाकी 7-8 कू होना तो साधारण सी बात है। ये पूरा का पूरा इलाका ही कू बेल्ट कहलाता है। तो इस बार क्या अलग हुआ है दोस्तों, इस बार क्या अलग हुआ है आपको मैं बताता हूं। इस बार जो अलग हुआ है ना दोस्तों, वो ये है कि अब तक जितना कू होता था वो फ्रांस के इशारों पर होता था। जब भी रूलिंग रिजीम है ना किसी भी अफ्रीकन कंट्री की फ्रांस के इंटरेस्ट को हर्ट करती थी, फ्रांस वहां पे लीडर को असैसिनेट करवाता था और उत्तराधिकारी बदलवा के अपने आदमी को बैठाता था। लेकिन इस बार वो नहीं हो रहा है। इस बार अगर आप देखें तो फ्रांस के खिलाफ पावर, लोग जो पावर चाहिए वो पावर में आ रहे हैं। तो दोस्तों फ्रांस का इसमें रोल नहीं है, रादर फ्रांस को हटाने के लिए ये पूरा कू हो रहा है। और यहां पे अगर आप देखें तो कहा जा रहा है अफ्रीकन पीपल के द्वारा कू हो रहा है, सिटीजन्स भी बैक कर रहे हैं जो कू कर रहे हैं। यहां तक दोस्तों वेस्टर्न पावर्स को प्रो कू वाले जो लोग हैं वो तो वार्न कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तुम यहां से खत्म होने वाले हो, और अगर तुम अफ्रीकन लोगों के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हो तो ही तुम्हारे लिए अफ्रीका में जगह होने वाली है। वो इस प्रकार की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से नाइजर के कू में आप अगर देखें तो लोग खड़े हो गए और फ्रांस को खूब गाली दी गई है। लेकिन एक चीज देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं यह पता चल रहा है इसमें भी एक्सटर्नल पावर का रोल है। यहां पे अगर आप देखें तो वीवा ला रूसी यानी वी लव रशिया टाइप है ना, वहां पे आप देखें वीवा ली नाइजर, लॉन्ग लिव रशिया, लॉन्ग लिव नाइजर, लॉन्ग लिव रशिया, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो ये सब बता रहा है इसमें रशियन एंगल भी है। क्या एंगल है आपको बताता हूं दोस्तों। यहां पे आप जिनको देख रहे हैं अब तो नहीं रहे, लेकिन वैगनर ग्रुप चलाया करते थे प्रिगोजिन, आपको याद होगा। अब दोस्तों आपको मालूम है यहाँ पे इतना ज्यादा इंसर्जेंसी प्रोन एरिया है, लेकिन रिसोर्स रिच रीजन है, रिसोर्स के लिए माइनिंग करनी है, उसको सिक्योरिटी देना है। अब उन माइंस को, उन इंपॉर्टेंट रीजन्स को सिक्योर कैसे करोगे, फौज चाहिए। तो अब फ्रांस अब तक जो काम कर रहा था वो काम इन लोगों ने बोला, रशिया को कहा आप हमारी मदद करो। फ्रांस तो मदद मना कर रहा है, तो वहां से रशिया ने क्या किया, खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो वैगनर ग्रुप को वहां पे उसने भेजा और वैगनर ग्रुप उनके लिए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है। जितने भी एंटी मिलिट्री जनता जो भी लोग हैं उनको हटाने का काम, मिलिट्री जनता को सिक्योर करने का काम रशिया करवा रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो इनको पैसा कैसे मिलेगा दोस्तों, ये रिसोर्स रिच रीजन है लेकिन वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन है। नाइजर इतना ज्यादा गोल्ड, इतना ज्यादा यूरेनियम, आज तक दुनिया भर को एक्सपोर्ट किया नाइजर ने यूरेनियम, लेकिन पैसा कहां गया, लोगों के पास तो कतई नहीं आया, लोग गरीब के गरीब रह गए। तो अब पैसा कौन दे रहा है रशिया को, कहा जा रहा है दोस्तों गोल्ड माइंस इनको दे दिया जा रहा है कि आप अपना हमको सिक्योरिटी दो, बदले में गोल्ड माइन से जो सोना मिलेगा ले जाओ अपने पास। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वैगनर ग्रुप है वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप देखें तो जितना भी गिनिया, सुडान, बुर्किना फासो में सक्सेसफुल कू हुआ, वो सभी के सभी गवर्नमेंट जो मिलिट्री जनता के वहां पे हैं वो सब वैगनर के साथ डील कर रहे हैं, उन सबको रशियन गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। और कुछ ऐसा ही नाइजर में तो साफ साफ देखने मिला। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग प्रो रशिया स्लोगन लेकर के खड़े हुए हैं और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटर्स कह रहे हैं फ्रांस में कि फ्रांस के सोल्जर्स को चलो जाओ खाली करो नाइजर, यहाँ पे वी लव रशिया, और ये सारी बातें आपको देखने मिल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी मतलब ये चल रहा है
कि भले रशिया इसको ऑर्केस्ट्रेट नहीं करवा पा रहा हो, इस वक्त उसकी इतनी क्षमता भले ना हो, लेकिन मौके का फायदा वो भी यहां पर उठा रहा है। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो अफ्रीका में एक नया दौर शुरू हो गया है कू का, और कहीं ना कहीं जो वेस्ट अफ्रीका में जो वेस्टर्न अफ्रीका में जो फ्रांस का साम्राज्य था, इन 14 देशों का आप देख सकते हैं दोस्तों, जहां पे आज भी ये सिग्निफिकेंट पकड़ बना के रखा है अपने नियो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस से, ये एक के बाद एक ताश के पत्ते की तरह गिरना शुरू कर चुके हैं और इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे जरूरी है दोस्तों, इस चैनल को हमें ग्रो करना है। इसको जो प्रेम आपने मुझे बाकी चैनल्स में दिया है वो यहाँ पर भी दे, क्योंकि ये तो हमारा अपना चैनल है। तो यहाँ पर जरूर जुड़ें और साथ साथ एनवायरनमेंट की क्लास होगी एज यूजुअल, उसमें भी जुड़ें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं।